अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और दुनिया की हर खुशी नसीब फरमाए, आमीन। मुझे और मेरे घर वालों को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज की कहानी हमारे साथ उमर ने शेयर की है खुशाब से, तो चलिए उसकी स्टोरी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा मेरे चैनल की स्टोरी सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टोरी अच्छी लगती है तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टा ID मेंशन है, वहाँ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। तो अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी अंधेरी, सुनसान और खामोश जगह पर बैठ जाइए, क्योंकि ये स्टोरी आप सबको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम उमर है और मैं खुशाब शहर का रहने वाला हूँ। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे साथ तकरीबन 3-4 साल पहले हुआ था। अभी मेरी उम्र 19 साल है और ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये तकरीबन तब का है जब मैं 16 साल का था। और ये मेरी ज़िंदगी का वो तल्ख़ वाक़या है कि जो आज भी मुझे अपनी ज़िंदगी में बार बार उस दिन के होने का एहसास दिलाता रहता है कि किसी दिन मेरे साथ ये भी हुआ था और मैं कोसता हूँ कि मैं उस दिन अस्पताल क्यों गया था। तो बात कुछ यूँ है कि मेरे घर में मैं, मेरे वालिदैन और मेरे 5 बहन भाई रहा करते थे। हम खुशाब के पीछे के इलाका अली टाउन था, वहाँ पर रहा करते थे और हमारे साथ हमारी दादी भी रहा करती थी। और हमारी फैमिली के हालात काफ़ी अच्छे थे, तो इसलिए हमारी दादी जो है वो हमारे साथ ही रहा करती थी। हालांकि मेरे दादा फोत हो चुके थे, लेकिन हमारी दादी हमारे साथ इसीलिए रहा करती थी क्योंकि सारे बहन भाइयों में से मेरे वालिद के हालात सबसे बेहतर थे। हम 5 बहन भाई थे, जिसमें से मैं तीसरे नंबर का था। मुझसे 2 बड़े भाई भी थे मेरे और 2 छोटे बहन भाई भी थे। तो मेरी दादी की तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती थी, जिसके चलते उनको अक्सर हॉस्पिटल वगैरह में लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और आए दिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाया करती थी। तो मेरी वालिद और वालिदा उनको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाया करते थे। कभी उनको एडमिट करने की नौबत नहीं आई थी, क्योंकि उनको फ़ौरन ही मेडिसिन लिख कर दे दी जाती थी। और अगर ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो कुछ ड्रिप वगैरह लगा दी जाती थी और उसके बाद उसी दिन वो वापस भी आ जाया करते थे। काफ़ी साल पहले तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा था, लेकिन अभी इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो उसी डे पर आते हैं कि जिस दिन मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था। अब वो कोई बाकी शहरों की तरह तो है नहीं कि रात के 12 बजे भी सड़कों पर खूब चहल पहल होगी और रौनक होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लोग 8-9 बजे ही बिल्कुल सो जाया करते हैं और पूरा वीरान इलाका हो जाता है। हालांकि खुशाब शहर में भी लोग इस टाइम तक सो जाते हैं, लेकिन जो हमारा इलाका है वो तो उससे भी काफ़ी दूर पड़ता है। मतलब खुशाब का एक गाँव ही कह लें आप, वहाँ पर हम रहते थे। तो जब मेरी दादी की तबीयत ख़राब हुई तो पहले तो उनको हमने घर पे ही जो है वो थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह दी जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो अब्बू ने अपनी गाड़ी निकाली और उनको गाड़ी पर बिठाया और मेरी वालिदा भी उनके साथ बैठी। तो उसके बाद घर में बाकी सारे अकेले थे, तो इसलिए बड़े दोनों भाइयों को छोटे दोनों बहन भाइयों के साथ घर ही छोड़ा गया और उनको तलकीन की गई कि घर के अंदर से कुंडी वगैरह लगा लें और जब तक हम ना आए अंदर से वो खोले ना, क्योंकि वो इलाका बहुत वीरान टाइप इलाका था और वहाँ पे चोरी और डकैतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन मैं अपने वालिदैन के साथ चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक बंदा साथ हमारे भेज दो। तो मैं उनके साथ चला गया ताकि अगर अबू मेडिसिन वगैरह लेने जाएं तो मैं उनके साथ हूँ। लिहाजा हम हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे और 15 से 20 मिनट के अंदर हम हॉस्पिटल पहुँच भी गए। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है वो डॉक्टर ने फ़ौरन से उनको इमरजेंसी के अंदर चेक किया, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और उनको दौरे टाइप पड़ रहे थे। तो डॉक्टर ने जल्दी से उनको चेक किया और उनको वेंटिलेटर पर लगाया। वेंटिलेटर पर लगाने के बाद उन्होंने कहा कि इनको तकरीबन 1 से 2 दिन के लिए यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा और 1 से 2 दिन भी
उस सूरत में कि अगर इनकी तबीयत ठीक हो गई तो, अगर ना हुई तो ये हम नहीं कह सकते कि इनको कितना अरसा यहाँ पे एडमिट रखना पड़ेगा। और इनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है और इनके अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि उन्होंने हमसे पेपर्स पर भी साइन करवाए, मेरे वालिद से उन्होंने साइन करवाए कि अगर इनको इस हॉस्पिटल में दौराने इलाज कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल का इंतज़ामिया ज़िम्मेदार ना होगा। हालांकि ये एक वो फ़ैसला होता है जो हर घर वाले के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि किसी ऐसे कागजात पर साइन करना कि जिस पे ये गारंटी ली जा रही हो कि अगर आपके मरीज़ को कुछ भी हो गया तो उसके ज़िम्मेदार हम ना होंगे। लिहाजा मेरे अब्बू ने उसके ऊपर साइन किए और उसके बाद अपनी वालिदा के साथ आकर स्ट्रेचर पर बैठ गए और उनका हाथ पकड़कर अपने माथे के साथ लगाकर रोने लगे, क्योंकि हमारी दादी जो थी वो बेहोश थी और बस दर्द से कराह रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने मेरे अब्बू को हौसला दिया और कहने लगे कि इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस अम्मा जी को थोड़ी वीकनेस हो गई है और इसको हम जो है वो लेवल पर ले आएंगे, लेकिन आपने आने में जो है वो थोड़ी देर की है। आप अगर इनको कुछ अर्सा पहले प्रॉपर चेकअप करवाते रहते, वो भी इसी हॉस्पिटल से, पता नहीं पहले आप कहाँ ही चेक करवा रहे थे कि जिन्होंने आपको प्रॉपर इलाज ही रेकमेंड नहीं किया, जिसकी वजह से इनके अंदर वीकनेस काफ़ी आ गई है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पर उम्मीद है कि हम इनको कुछ ही अरसे में ठीक कर देंगे, आप परेशान ना हो। उसके बाद मेरे अब्बू बाहर वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गए, क्योंकि मरीज़ के साथ सिर्फ एक ही बंदे को रुकना अलाउ होता है। तो मेरी अम्मी जो है वो अंदर रुक गई, उनके साथ जो बेड खाली था उस पर मेरी अम्मी लेट गई और मैं अभी इतना बड़ा तो था नहीं, तब मेरी 16 साल उम्र थी और हाइट भी मेरी इतनी ना थी, तो मैं भी अपनी अम्मी के साथ एडजस्ट होकर वहीं पर लेट गया। साथ साथ डॉक्टर्स का राउंड भी हो रहा था। जब डॉक्टर्स का राउंड वगैरह हुआ करता था तो हमें पहले ही वहाँ की मैट्रन वगैरह जो है वो वहाँ से बाहर निकाल दिया करती थी, क्योंकि डॉक्टर के राउंड के दौरान वहाँ पर मरीज़ के साथ किसी को भी होने की इजाज़त नहीं होती थी। लिहाजा हम लोग बाहर अब्बू के पास चले जाया करते थे और जब डॉक्टर का राउंड कंप्लीट हो जाया करता था तो फिर हम अंदर आ जाया करते थे। लेकिन अब काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद भी दादी की तबीयत संभल ही नहीं रही थी, तो इसीलिए अब अक्सर दूसरे उनके बेटियां भी हॉस्पिटल में रुकने के लिए आ जाया करते थे, क्योंकि हमें भी पीछे से अपने घर वगैरह जाना होता था। तो अब किसी दिन कोई चाचू वगैरह वहाँ पर रुक जाया करते थे अपनी वाइफ के साथ, और किसी दिन कुछ और रिलेटिव्स वगैरह आके रुक जाया करते थे, लेकिन ज़्यादातर मेरे अम्मी अब्बू ही वहाँ पर रहा करते थे। अब मेरी दादी को वहाँ एडमिट हुए तकरीबन 1.5 माह हो चुका था। अब वो थोड़ी बहुत बोलने वगैरह भी लग गई थी और खाना भी खुद से खा लिया करती थी, लेकिन वीकनेस अभी भी इतनी ज़्यादा थी कि अगर उनको आधा घंटा के लिए बेड पर उठाकर बिठा दिया जाता था तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब उनकी कंडीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। तो ये जुमे वाले दिन की बात है, मैं, मेरी वालदा और मेरे अब्बू दोबारा से हम 3 हॉस्पिटल में थे दादू के साथ। और अब उनको चूँकि काफ़ी अरसा हो गया था हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो उनको वार्ड से निकाल कर अलहदा रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि प्राइवेट रूम था, और हम आराम से वहाँ सो जाया करते थे और किसी भी साथ आए हुए रिलेटिव को कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं होती थी, जैसे कि वार्ड वगैरह में होती है। तो वो जुमे का दिन था और मेरे अब्बू की वैसे भी उस दिन छुट्टी थी, तो वो सुबह से ही लेकर वहाँ पर थे और फिर रात के टाइम वो घर चले गए और हॉस्पिटल में सिर्फ मैं और मेरी वालदा थे और मेरी दादी उधर स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी और मेरी वालदा और मैं साथ वाले बेंच पर बैठे हुए थे और उसके साथ एक और सोफ़ा कम बेड लगा हुआ था, जो साथ आए गेस्ट के लिए होता है कि अगर उन्होंने आराम वगैरह करना हो। और वो जूँ के प्राइवेट रूम था तो इसलिए वहाँ का डोर भी जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से बंद कर दिया करते थे, ताकि प्राइवेसी वगैरह मेंटेन हो और बाहर से अंदर वगैरह ना देखा जा सके। और नर्स को बुलाने के लिए भी एक बेल रखी गई कि अगर रूम के अंदर कोई भी इमरजेंसी होती है तो बस उस बेल को प्रेस कर दिया जाए, ताकि नर्स अंदर आके देख ले कि क्या इमरजेंसी है। लिहाजा अब मेरी वालिदा भी जो है वो बेंच पर लेट गई थी और मेरी दादी भी सो रही थी। तो हॉस्पिटल का एक रूल होता है कि 11 बजे के बाद वहाँ पर ऑटोमेटिक तमाम रूम और वार्ड वगैरह की लाइट पीछे से ऑफ़ कर दी जाती हैं, ताकि मरीज़ों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए होते हैं जिसको ज़ीरो लाइट कहा जाता है, जो कि हल्की हल्की लाइट देते रहते हैं। और वो लाइट तकरीबन इतनी ही ज़्यादा मध्यम होती है कि बस उसमें इंसान को अपना अक्स ही नज़र आ पाता है, उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, जिससे रिलैक्स भी फील होता है और मरीज़ों को इतनी उलझन भी नहीं होती। और अगर लाइट्स ऑन करवानी हो तो पीछे एडमिनिस्ट्रेशन में ही बताना पड़ता है, खुद से वो लाइट वहाँ पर ऑन नहीं की जा सकती।
तो अब 11 बज चुके थे और पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और बस एक ही छोटा सा ज़ीरो का बल्ब ऑन था और मेरी वालदा भी सो चुकी थी और दादू भी सो रही थी और बस मैं अकेला जाग रहा था। और तब बच्चों में पबजी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, तो मैं भी अपने वालदा के मोबाइल में पबजी डाउनलोड की हुई थी और दिन रात हॉस्पिटल में जाकर बस वही खेलता रहता था, क्योंकि घर में जब मैं होता था तो मेरा बड़ा भाई मुझे ज़रा भी पबजी नहीं खेलने देता था और मैं किसी भी मोबाइल में डाउनलोड कर खेलता था तो वो मुझे मारा करता था। तो ये मेरे लिए सुनहरी मौका था, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने वालिद और वालदा के साथ भी हॉस्पिटल आ जाया करता था ताकि मैं गेम वगैरह भी खेल सकूं। और मैं तकरीबन सुबह के 4-5 बजे तक जागता रहता था और मेरी अम्मी को पता ही नहीं चलता था। अब मैं इसी तरह गेम खेल रहा था और मैं क्योंकि स्क्रीन की तरफ देख रहा था और ज़्यादा ब्राइटनेस की तरफ देखने की वजह से जब मैं मोबाइल की स्क्रीन से आंखें हटाकर दूसरी तरफ देखता था तो एकदम को तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल ही अंधेरा है, क्योंकि मैं ज़्यादा रोशनी की तरफ देख रहा होता था और अचानक कम की तरफ देखता था तो लगता था कि लाइट्स ऑन ही नहीं है। फिर थोड़ी देर देखने के बाद पता चलता था कि लाइट्स तो ऑन है। उसके बाद फिर मैं अपनी गेम में बिज़ी हो जाया करता था। अभी मैं अपनी गेम खेल ही रहा था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरी अम्मी मेरे साथ आकर बैठ गई हैं। लिहाजा एक दफ़ा को तो मैं डर गया कि अम्मी मुझे कहेंगी कि तुम इतने लेट तक क्यों जाग रहे हो, लेकिन मैं मोबाइल भी फ़ौरन से नीचे नहीं रख सकता था क्योंकि वो मेरे साथ इतने अचानक आकर बैठी थी कि उन्होंने देख ही लिया था कि मैं गेम खेल रहा हूँ। लिहाजा मैंने भी ऐसे इग्नोर किया कि जैसे मुझे पता चल गया है कि वो मेरे साथ आकर बैठी हैं और मैं फिर भी गेम खेलने लगा। और मैं बस अब यही इंतज़ार कर रहा था कि मेरी वालदा कब मुझे डांटती हैं और कब कहती हैं कि तुम ये कि अभी तक सोए नहीं और अभी तक गेम खेल रहे हो, लेकिन ऐसी कोई आवाज़ ना आई। लेकिन मुझे फुल महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा फुल महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। उसके बाद मुझे ताज्जुब होने लगा कि ये क्या वालिदा ने कुछ कहा ही नहीं, हालांकि वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटते अगर मैं रात के लेट तक जागूं तो, और उसके अलावा उन्होंने कोई लफ्ज़ भी नहीं बोला मुझे। तो मैंने समझा हो सकता है कि वो भी जो है हॉस्पिटल की सुबह से सो ही रही थी दोपहर के टाइम और उससे पहले भी, तो हो सकता है उनको भी नींद ना आ रही हो अब, तो मेरे साथ आकर बैठ गई हैं वैसे ही और मेरी गेम देख रही हैं। लिहाजा मैं भी अपनी गेम में मसरूफ़ रहा और गेम खेलता रहा। इतनी देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जो भी मेरे साथ बैठा हुआ था उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। लिहाजा मैं गेम में इतना मसरूफ़ था कि मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर भी ज़हन में यही फ़ील हो रहा था कि मेरी वालिदा ही मेरे साथ बैठी हुई हैं। लेकिन अब क्या होने लगा कि वो जो भी चीज़ मेरे साथ बैठी हुई थी उसने मेरे कंधे को ज़ोर से प्रेस करना शुरू किया और वो ज़ोर बढ़ता गया और इस लेवल तक पहुंच गया कि मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हुई कि मेरी चीख निकल गई और ऐसे लगा कि बस मेरे कंधे की तो जैसे हड्डी ही टूट गई हो। तो मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और मैं फ़ौरन से पीछे हुआ और पीछे होते हुए मैं भी उस सोफ़ा कम बेड से नीचे गिर गया और मुझे कुछ भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने जल्दी से कहा कि अम्मी आपको क्या हुआ है, इतने ज़ोर से आपने मुझे दबा दिया है, मेरी दर्द ही ख़त्म नहीं हो रही, आपने ऐसे क्यों किया है। लिहाजा मुझे आगे से कोई जवाब ना आया। मैंने जल्दी से अपना साथ पड़ा हुआ मोबाइल उठाया जो कि गिर चुका था और उसकी टॉर्च ऑन की, तो देखता क्या हूँ कि अम्मी तो अपनी बेंच पर सोई हुई थी और दादी भी सोई हुई थी और उस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई भी ना था। और अम्मी की तरफ देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही है। तो भी जिसने मेरा कंधा दबाया था और जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया था वो क्या चीज़ थी। अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे थे। तो दादू के बेड के बिल्कुल पाँव वाली साइड पर एक वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ था, तो मैं जल्दी से वाटर डिस्पेंसर के पास गया ताकि जल्दी से पानी पी लूँ, क्योंकि मेरे सांस में सांस नहीं आ रहे थे। लेकिन हम गांव के रहने वाले थे इसलिए हम बेशक डरते तो थे लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं डरते थे। लिहाजा मैंने कहा कि पहले पानी पी लूँ, फिर अम्मी को जाकर जगाता हूँ और जो मेरे साथ सब हुआ है वो उनको बताता हूँ। लिहाजा भी मैं डिस्पेंसर के पास बैठा ही हुआ था कि रूम का दरवाज़ा अचानक से खुद ही खुल गया और बाहर की भी सारी लाइट्स ऑफ थीं। बस येलो कलर की हल्की हल्की लाइट्स नज़र आ रही थीं कि जिसके अंदर ये पता चल रहा था कि रास्ता किस तरफ को जा रहा है। तो मैं देखता क्या हूँ कि मेरे अब्बू बाहर ही खड़े हुए थे रूम के। तो मेरी तरफ देखने के बाद तो वो उस रास्ते से बाहर की तरफ जाने लगे। तो मैंने अब्बू को आवाज़ दी, उन्होंने ना सुनी। तो
तो मैं उनके पीछे भागने लगा और रूम से बाहर निकल गया। रूम से बाहर निकलने के बाद मैं उनका पीछा करता रहा और वो मेरे से आगे निकलते गए और मैं उनको आवाज़ें भी दे रहा था, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। तो मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने कहा पता नहीं इन सब को हो क्या गया है, अभी पता नहीं रूम में मेरे साथ क्या हुआ है और अब अब्बू भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। लिहाजा मैं ज़ोर से उनके पीछे भागने लगा। तो जैसे ही मैंने अपनी स्पीड तेज़ की, वो जो भी चीज़ थी उसने भी अपनी स्पीड तेज़ कर ली। मैंने कहा यार हद है यार, ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं? क्या ये मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं या इनके साथ क्या मसला है? मैं चीख कर अब्बू को बुलाने लगा कि आपके साथ क्या है। कि इतनी ही देर में अब्बू एक और रूम के अंदर दरवाज़ा खोलकर घुस गए। तो मैं भी उनके पीछे उस रूम के अंदर चला गया। रूम के अंदर जब मैं गया तो वो रूम बिल्कुल लॉक हो गया और मुझे पूरा प्रॉपर फील हुआ कि किसी ने उसको लॉक किया है। अब उसके अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था और मैं अपना मोबाइल भी वहीं पर रख कर आया था। मतलब कि जब मैं अपने अब्बू के पीछे भागा था तो मैंने डिस्पेंसर के साथ ही अपना मोबाइल रख दिया था और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस 5-5, 6-6 सेकंड बाद एक लाइट फ्लिकर करती थी, जैसे कि वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो, और थोड़ी थोड़ी देर बाद बस लाइट 1-2 झटके लेती थी और उसी में बस वहाँ का मंजर नज़र आता था। तो उससे देखने में यूँ लग रहा था कि वो कोई पोस्टमार्टम रूम है या कोई ऐसा रूम है कि जहाँ पे डेड बॉडीज़ को स्टोर किया जाता है। वहाँ पे स्ट्रेचर पर काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ थी और उनके ऊपर कपड़ा दिया गया था। या तो वो लावारिस डेड बॉडीज़ थी या तो फिर वहाँ पर पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता था। अब मैं काफ़ी डर रहा था और मेरी धड़कन मेरे दिल का साथ ही ना दे रही थी और ऐसे लग रहा था कि मेरा दिल बस अभी बंद हो जाएगा। तो मैं रो कर अपने अब्बू को बुलाने लगा कि अब्बू अगर ये कोई मजाक है तो प्लीज़ आप सामने आ जाएं, वरना मैं यहीं पर मर जाऊँगा। लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। अब मैं दरवाज़े की तरफ भागा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पे टांगे मारने लगा कि अब मेरी पीछे की तरफ नज़र पड़ी तो वो लाइट जो पहले थोड़े टाइम बाद फ्लिकर कर रही थी, अब वो तेज़ी से फ्लिकर करने लग गई। और जब भी वो फ्लिकर करती थी तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती थी कि मैं उसका हुलिया तो आपसे बयान नहीं कर सकता और ना ही बयान किया जा सकता है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि वो इतनी खौफनाक और हैबतनाक चीज़ थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी ख्वाब में भी ऐसी चीज़ ना देखी थी। और जैसे ही लाइट फ्लिकर करती थी तो वो चीज़ पहले से ज़्यादा मेरे करीब आ चुकी होती थी। और जब लास्ट दफ़ा लाइट ने फ्लिकर किया तो वो चीज़ बिल्कुल मेरे मुंह के पास थी और उसके हाथ मेरे गले पर आ गए थे। जैसे ही उस चीज़ के हाथ मेरे गले पर आए तो मैं नीचे जा गिरा और उसके बाद मेरे सर पे भी मुझे लगता है कि काफ़ी ज़ोर से चोट लगी थी और मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं उसी रूम के अंदर मौजूद था और वहाँ की जो वो लाइट फ्लिकर कर रही थी अब ऑन हो चुकी थी। और उस ऑन लाइट में मैं देख रहा था कि वहाँ पर सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी और उनके ऊपर कपड़ा दिया गया था और मेरे माथे से भी काफ़ी खून निकल रहा था क्योंकि मैं वहीं पर नीचे गिरा था और वो दरवाज़ा भी खुल चुका था। और मेरे साथ जो कुछ हुआ था अभी थोड़ी देर पहले वो सब मेरे दिमाग में दोबारा से घूमने लगा था। तो मैंने बग़ैर कुछ सोचे समझे लड़खड़ाते हुए पाँव से उठा और दोबारा से उस रूम की तरफ भागने लगा कि जिसमें मेरी दादू एडमिट थी। तो मैं जैसे ही रूम के अंदर गया तो देखता हूँ कि दादू और अम्मी अभी भी सो रही हैं और रास्ते में जाते हुए एक स्टाफ मेंबर भी मुझे मिला। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उसने मेरे माथे की चोट के बारे में कुछ भी ना पूछा और मेरे माथे पर काफ़ी शदीद चोट लगी हुई थी और खून भी गिर रहा था। लिहाजा जब मैं कमरे के अंदर गया और मैंने अपना मोबाइल उठाकर उसकी लाइट ऑन की, क्योंकि लाइट अभी भी पूरे हॉस्पिटल में मध्यम ही थी और कमरे के अंदर भी। जैसे मैंने टॉर्च ऑन की तो मैंने एक बात नोटिस की कि जिस टाइम मैं पबजी खेल रहा था और वो मेरी अम्मी जैसी लगने वाली चीज़ मेरे साथ आकर बैठी थी, और जब वो चीज़ मेरे साथ आकर बैठी थी और जो टाइम मैंने उस वक्त नोट किया था अभी भी बिल्कुल वही टाइम था। तकरीबन 1:20 थे और अभी भी 1:22 हो रहे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था? तकरीबन वो चीज़ ही मेरे साथ 15 से 20 मिनट बैठी रही थी और उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ भी हुआ और मैं पता नहीं कब से बेहोश पड़ा हुआ था। तो ये टाइम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? मैंने जल्दी से रूम की लगी हुई क्लॉक पर देखा तो उस पर भी यही टाइम चल रहा था। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अब दोबारा से अपने जब माथे पर हाथ लगाया तो देखता क्या हूँ कि माथे पर भी कोई चोट का निशान ना था। अब मैं बिल्कुल डर कर रह गया था, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था
वो दोबारा से नॉर्मल कैसे हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और ये वो बात है कि जो मैंने उस दिन भी अपनी अम्मी को नहीं बताई और ना ही अपने वालिद को कभी बताई। बस मैंने अपने एक दोस्त को ये बात बताई थी और उसने भी मुझे किसी मौलवी या आलिम वगैरह से पूछ कर बताया था। तो उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो जो भी चीज़ थी, उसने मेरे साथ जो कुछ किया था और जो भी किया था, वो या तो उसने मेरे साथ मेरे ड्रीम में किया था, या तो फिर वो कुछ उसने ऐसा किया था कि जिसके बारे में मैं नहीं जानता। वो दिन गया और आज का दिन आया। मैं कभी भी उस हॉस्पिटल की तरफ दोबारा नहीं गया। हालांकि मेरी दादू उसके 2-2.5 माह बाद भी वहाँ पर एडमिट रही, लेकिन मेरी कभी भी हिम्मत ना हुई वहाँ दोबारा जाने की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरी दादी बिल्कुल ठीक ठाक है और उनको अल्लाह लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दी। लेकिन मेरे साथ दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर अभी भी मैं अक्सर अकेला बैठा हूँ तो मैं उस इंसिडेंट को ज़रूर याद करता हूँ और अभी भी इस पर गौर व फिक्र करता हूँ कि आखिर वो मेरे साथ क्या एक्टिविटीज़ हुई थी और वो जो भी चीज़ थी वो क्या बला थी। उसके बारे में मैंने काफ़ी सारा नेट पे भी सर्च किया है, लेकिन मुझे कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन बस अब मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जो मेरे साथ तब हुआ था वो अब कभी भी ना हो।